सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहे होंगे। जैसा कि आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी, जो कि अध्याय 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 है। ठीक है, अगर आपने क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाके देख ले। मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लास 1 का लिंक मैंने देख दिया है, जो कि पहला चैप्टर हो जाता है हम लोग का संसाधन के बारे में। उसमें बताया गया है कि आखिर संसाधन क्या होता है। पहले जाकर वो क्लास आप लोग देख ले, उसके बाद ही ये क्लास को देखे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। कहने का इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों कि दुनिया की जो जनसंख्या है वो कितना है, 90% जनसंख्या है। ठीक है, और 90% में क्या है कि 30% हम लोग का भूमि है, परंतु और 70 जो है उस शेष बच जाता है। ठीक है, परंतु 30% जो भूमि है उसमें से ऐसा होता है कि पूरा रहने लोग योग्य तो है नहीं, कहीं पे निर्जन है, कहीं पे विरल है, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ हो। अगर आप लोग ऐसा जगह पे रहना पसंद करिएगा जहाँ पे जंगल ही जंगल है, रहने योग्य है परंतु वहाँ पे ना ही के बराबर रहने योग्य है, कहीं पे पूरा रेगिस्तान रहेगा और खाना पीने का सुविधा अगर नहीं रहेगा, क्या आप लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक उसी प्रकार बोलता है कि 30% तो भूमि है ही, परंतु वो भी जो हम लोग का आवास के लिए नहीं, रहने योग्य है नहीं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। वही वही बता रहा है दोस्तों कि ये जो 30% जो भाग हम लोग का है वो भी रहने योग्य नहीं है। कहीं पे विशाल जंगल है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे अगर आप लोग रहने जाइएगा तो क्या होता है कि इतना दूर दूर मार्केट हो जाता है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं होती है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या आप लोग कहीं ऐसा क्षेत्र पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे किसी प्रकार का कोई सुविधा ना दिया गया हो आपको। यही बता रहा जा रहा है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। आगे बोलता है कि भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का विवरण असमान पाया जाता है। यानी कि भूमि का जो हम लोग का भाग है वो अलग अलग होने के कारण जो है दोस्तों, जनसंख्या क्या होता है सभी जगह एक समान नहीं होती है। क्या होता है, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये भूमि का प्रकार दिया गया इसमें कि आखिर भूमि जो है जगह जगह पर किस किस प्रकार का है। तो कहीं पे भूमि क्या होता है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है। कहीं पे क्या होता है, हम लोग को सिर्फ पर्वत की तीव्र ढाल ही देखने को मिलता है। कहीं पे क्या होता है कि जलक्रांत संभावित क्षेत्र ही होते हैं। यहाँ पे क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों, और कहीं पे क्या होता है कि मरुस्थल क्षेत्र होते हैं, कहीं पे सघन वन हो जाते हैं, और कहीं पे क्या होता है विरल अथवा निर्जन वन हो जाते हैं। यही क्या होता है दोस्तों, जो है ये भूमि का प्रकार हो जाता है हम लोग का। ठीक है, आखिर आप ही बताइए, एक जगह भूमि जो कहीं पे एक समान है नहीं ना है, कहीं पे उबड़ खाबड़ हम लोग का मिलता है, कहीं ज़्यादा घास मिलता है, कहीं पे ज़्यादा घास नहीं मिलता है, कहीं पे बर्फ ही बर्फ होता है, कहीं पे बर्फ नहीं होता है, कहीं पे ऐसा हो जाता है कि पूरा जगह जो है पूरा सूखा ही रहता है। ठीक है,
चलिए आगे बोलता है कि उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। यह स्थान विश्व के सघे घने वसे यानी कि वसे क्षेत्र हैं। कहने का इसका अर्थ हुआ कि उर्वरक जो मैदान होता है और नदी घाटियों में कृषि के लिए जो है उपयुक्त भूमि उपलब्ध होता है ना, यह स्थान विश्व के सघन बसे, यहाँ बसे हो जाएगा, सघन बसे क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक आ जाता है, क्या होता है हम लोग का भूमि का प्रकार आ जाता है। आखिर भूमि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भूमि जो है वो पहला प्रकार इसमें हो जाता है कृषि, दूसरा हो जाता है वानिकी। वानिकी का अर्थ होता है जहाँ हम लोग पेड़ पौधे रोपते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है खनन, और चौथा है सड़कों, और पांचवा हो जाएगा उद्योग की स्थापना। ठीक है, ये जो हम लोग का दोस्तों क्या होता है, ये भूमि का प्रकार हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग का कोई डिफिकल्ट शब्द में अगर प्रॉब्लम है तो मैंने बता दिया कि कृषि का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं, जहाँ हम लोग खेत वगैरह करते हैं। वानिकी का मतलब होता है जहाँ हम लोग पेड़ पौधा उगाते हैं। ठीक है, खनन का मतलब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, उद्योगी तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन हम लोग का कहलाता है। सड़क तो आप लोग जानबे करते हैं, उद्योग की स्थापना तो जानबे करते हैं, विभिन्न प्रकार का जो टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि आज के ज़माने में 5G टावर हो गया। ठीक है, आप लोग इससे परिचित तो होंगे ही। ठीक है, खनन के बारे में आप लोग तो जान ही गए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आगे दोस्तों भूमि उपयोग के कारक आ जाते हैं। ठीक है, आखिर भूमि उपयोग का कौन कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों, भूमि उपयोग क्या क्या हो जाता है हम लोग का, दो कारक होता है। पहला मान भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक हो जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, भौतिक कारक में क्या होता है कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये जो है हम लोग का भौतिक कारक के प्रकार हो गए। ठीक है, और मानवीय कारक में क्या हो जाता है, इसका दो ही कारक हम लोग का दिया गया। पहला तो हो जाता है जनसंख्या, दूसरा हो जाता है टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब के बटन जाके वहाँ सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक पहले आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, अगला हम लोग का टॉपिक आ जाता है स्वामित्व के आधार पर भूमि, यानी कि हम लोग का स्वामित्व के आधार पर भूमि, उसको हम लोग कितने वर्गों में बांटे जा सकते हैं। जैसे कि स्वामित्व के आधार पर जो है दोस्तों दो प्रकार के बांटते हैं। पहला हो जाता है निजी भूमि, और दूसरा हो जाता है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का कहने का अर्थ है दोस्तों जो कि व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निजी भूमि कहते हैं, यानी कि खुद अपना हो, पर्सनली हो, इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दबाव ना हो, यानी किसी का हक नहीं हो, ये मेरा है तो सिर्फ ये मेरा ही है। ठीक है, दूसरा हो जाता है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि का अर्थ होता है दोस्तों कि भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियों बूटियों को एकत्रित करना। यानी कि स्वामित्व भूमि वो हो जाएगा जो कि सभी लोग का हो। जैसे कि आप लोग एक गांव हो गया। ठीक है, मान कर के गांव में 10 लोग हैं। ठीक है, और ये आप हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है निजी भूमि हो जाता है। ठीक है, और ये जो भूमि हो जाएगा ये सामुदायिक भूमि, यानी कि इसका आप भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि स्वामित्व जो हो गया है, सॉरी, सामुदायिक भूमि हो जाता है दोस्तों कि उसका सारा लोग उपयोग करते हैं, और निजी भूमि हो जाएगा कि आप लोग खुद उसका मालिकाना हक रहेगा आप पे। ठीक है, एक स्टार पॉइंट मार के आप लोग लिखिएगा, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी कि सामुदायिक भूमि का जो हम लोग का दूसरा नाम होता है साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक आ जाता है
वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियां, यानी कि हम लोग जो है वर्तमान में किस प्रकार का कृषि करते हैं और कृषि में किस प्रकार का निर्माण, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और गतिविधियों का उपयोग हम लोग करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट आ जाता है कि मृदा अपरदन करते हैं, यानी कि मृदा का नष्ट होना। ठीक है, दूसरा है भूस्खलन। भूस्खलन का दोस्तों अर्थ होता है मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े ढेलों का खिसक कर नीचे गिरना, यानी कि मिट्टी जो होता है दोस्तों वो पहाड़ से नीचे जब धीरे धीरे घिसक घिसक के नीचे गिरता है ना, छोटा छोटा कण नीचे गिरता है, वही बताया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण का अर्थ हो जाता है दोस्तों किसी चीज की गुणवत्ता में कमी आना, यानी कि अगर आप लोग किसी चीज को घस घस के आप लोग उसको यानी कि घस घस के अगर उसको मुलायम बना दीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर बाय चांस आप लोग कोई धातु लीजिए, ठीक है, मान करके ये कोई धातु है, अगर आप लोग क्या कीजिएगा इसे आप लोग घिस दीजिएगा तो क्या होगा कि आधा धातु जो होगा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गुणवत्ता में जो क्या हो जाएगा वो कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है मरुस्थलीकरण। ठीक है, यानी कि ये भूमि का जो दोस्तों ये क्या होता है, ये प्रकार एक प्रकार का हो जाता है कृषि का। ठीक है, कृषि का कितना प्रकार हो गया, 1 2 3 4 प्रकार हो गया। ठीक है, अगला छोटा सा टॉपिक यहाँ दिया गया है कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे मान के रखिए आपका खेत है। ठीक है, एक स्लाइड में लेता हूँ फिर समझाता हूँ। मान के रखिए ये आपका खेत है, ये भी आपका खेत है। ठीक है, ये क्या होता है, ये राजस्थान का खेत है, ये क्या होता है जयपुर का खेत है। आप लोग यहाँ कोई सा भी फसल अगर उगाइएगा, ठीक है, क्या होता है इसकी गुणवत्ता में आखिर कमी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर पड़ेगा। हो सकता है यहाँ का जलवायु अच्छा हो सकता है यहाँ का जलवायु अच्छा नहीं हो, यहाँ कृषि का मिट्टी अच्छी हो यहाँ नहीं हो, बहुत प्रकार का यहाँ डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं स्थान यानी कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर क्या क्या होता है। पहला हो जाता है कि व्यापारिक क्षेत्र बनाने में, दूसरा है नगरीकरण क्षेत्रों में घर बनाने में परिवर्तन हो जाता है, तीसरा है दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि हम लोग कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं। हम लोग को बनाना क्या चाहिए था वहाँ घर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ हम लोग खेती बाड़ी करने लगते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि भूमि संसाधन का हम लोग किस प्रकार उपयोग करके उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला है वन रोपण, दूसरा है भूमि उद्धार, तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों, और चौथा हो जाता है उर्वरकों के विनियमित उपयोग, और अंतिम हो जाता है अतिचारण पर रोक, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि भूमि को किस प्रकार यानी कि बचा सकते हैं। हम लोग वन रोप सकते हैं, भूमि का समय समय पर उर्वरक वगैरह दे सकते हैं, रासायनिक कीटनाशक जो होता है ना खाद वगैरह का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, और अतिचारण पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। यानी कि क्या होता है कि अगर भूमि का मिट्टी अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है तो उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। भूमि में अगर क्या किसी प्रकार का गलत चीज को का उपयोग करेगा, जैसे कि ज्यादा कीटनाशक दे देगा, इसके पीछे हम लोग रोक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों मृदा। आखिर मृदा का अर्थ हो जाता है दोस्तों मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आप लोगों ने देखा ही होगा, मृदा का अर्थ हो जाता है हम लोग का मिट्टी। ठीक है, आखिर चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर मृदा क्या होता है, किस प्रकार बनता है। ठीक है, कहता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि हम लोग कह सकते कि एक ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी का जो ये दानेदार परत होता है ऊपरी परत जिसपे हम लोग रहते हैं, उसकी जो एक लेयर होती है छोट पतली सी, उसी की दानेदार जो कण होती है ना पतली परत, वही हम लोग का मृदा कहलाती है। ठीक है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है, यानी कि हम लोग का जो
लेयर जो बना रहता है ना दोस्तों, वही क्या करता है, मृदा के प्रकार का यानी कि बताता है कि वो कौन सा मृदा है, अच्छी मृदा है, इसमें फसल कितना होगा, अच्छा होगा यानी कि ज़्यादा पैदावार होगा फसल की नहीं होगा, कम लागत में फसल होगा कि अधिक लागत में फसल होगा। ये क्या हम लोग का स्थल का रूप जो है वो हम लोग को बताता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला छोटा सा टॉपिक है मृदा, यानी कि मृदा का निर्माण, आखिर आखिर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है जानते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है। यानी कि मृदा जो है दोस्तों, छोटा छोटा क्या होता है, चट्टान का खनिज जब टूटता है तो क्या होता है, वो तेज हवा, वर्षा, नमी, पानी, ये सब जो होता है मौसमी परिवर्तन के कारण क्या होता है, वो पृथ्वी पर गिरता है और लाखों करोड़ों के वर्षों के बाद हम लोग का क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अपक्षय होता है क्या है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना, ये अपक्षय कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर अपक्षय को समझें तो हम लोग का जो मौसमी परिवर्तन होता है दोस्तों, वही हम लोग का अपक्षय कहलाता है। जैसे कि मानव का क्रिया हो गया, मौसम में परिवर्तन हो गया, विभिन्न प्रकार का जब पशु पक्षी जब डेथ बॉडी उनका क्या होता है, मौसम के कारण जो सड़ता गलता है, अब पौधा वगैरह जो होता है उसका पत्ती सब सड़ गल के क्या होता है, मौसम के परिवर्तन के कारण ही दोस्तों हम लोग का मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तुषार क्रिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया कि तुषार क्रिया बर्फ में पानी के जमने से चट्टानों का टूटना, यानी कि बर्फ में जब पानी जब जम जाता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है, चट्टानों का जो है टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1 सेंटीमीटर मृदा जो बनने में कितना सैकड़ों वर्ष लग जाता है। यानी कि एक छोटा सा मृदा, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा जो है दोस्तों 1 सेंटीमीटर का, उसको बनने में कितना लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक है, ये देखिए एक मैंने मिट्टी का जो है यानी कि एक डायग्राम जो यहाँ पे लिया है, क्या है, ये पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, ये निचली है और निचली, ये सबसे निचली। पहला लेयर में क्या होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये जो पहला लेयर है ना दोस्तों, ये जहाँ पे उग रहा है घास वगैरह, ये क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। और ये जो लेयर है वो बालू, गाद, क्ले के साथ उपरांत मृदा। देखिए, बालू, गाद, क्ले के साथ उपरांत मृदा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ का जो पार्ट है, यह है अपक्षित चट्टान पदार्थ। यानी कि अपक्षित यानी कि तापमान के कारण जो परिवर्तन होता है, यहीं पे परिवर्तन होता है। ठीक है, और लास्ट लेयर जो हम तो हो जाता है सबसे अंतिम, वो जनक चट्टान, यानी कि चट्टान और मिट्टी इसमें होता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मिट्टी का छोटा टुकड़ा होता है और इसमें ही मिट्टी रहता है। ठीक है, मिट्टी, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिट्टी प्लस चट्टान। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर ये जो मृदा है उसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 1 2 3 4 5। मृदा को जो हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। 5 भाग का प्रक्रिया पूरा करके हम लोग का मिट्टी का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, 5 भाग में देखिए, पहला है जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। यानी कि पहला चरण जो हम लोग का हो जाता है वो जनक सेल, उसकी रंग, गठन, रासायनिक उसमें परिवर्तन आता है, रासायनिक नहीं मौसमी परिवर्तन आता है, खनिज हो जाता है, मात्रा हो जाता है उसमें, पारगम्यता, ये सब क्या होता है, ये सब पहला प्रोसेस हुआ। ठीक है, मिट्टी का। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें कि
उच्चता यानी कि उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। यानी कि पहाड़ से जो छोटा छोटा, जैसे कि देखिए दोस्तों बताते हैं, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ से छोटा छोटा जो लेयर जो गिरता है ना, उसकी ये उसका मृदा का ये निर्धारित करता है कि वो मिट्टी जो है कितना दूर से आया, वो कैसे बना, उसकी ढलान क्या है, वो कितना लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, ये सब की पहचान की जाती है इससे। ठीक है। तीसरा हम लोग का है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। यानी कि मृदा में कौन कौन सा वनस्पति आया, कौन कौन सा जीव जंतु मरा, उसमें कौन कौन सा सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा मरा, वो सब सारा क्या होता है, मृदा के प्रकार का जो है एक प्रकार का निर्माण करता है। ठीक है। आगे होता है इसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। यानी कि पहला क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ये सब पूरा जो प्रक्रिया हो करके मृदा की दर को प्रभावित करता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे होता है समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। यानी कि ज़्यादा समय हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण उसकी उर्वरक शक्ति यानी कि पैदावार होता है, तो उसका फसल बहुत अच्छा अच्छा उगता है। ठीक है। उसमें यही समय जो है मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई जो है वो परिवर्तन यानी कि निश्चित करती है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मृदा निर्माण के कारक। ठीक है। इसका देखिए दोस्तों दो कारक है, पहला मुख्य कारक और दूसरा है अन्य कारक। यानी कि मुख्य कारक हो गया जैसे कि जनक सेल का स्वरूप, यानी कि जनक सेल जो होता है, जनक सेल तो आप लोग जानते हैं मिट्टी प्लस चट्टान, इसी को हम लोग जनक सेल कहते हैं। और इसका स्वरूप यानी कि रूप में परिवर्तन होना। ठीक है। तो और दूसरा होता है जलवायवीय, यानी कि जलवायवीय तो आप लोग समझ करते हैं, यानी कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है, विभिन्न प्रकार का गैस होता है, उसी में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग जलवायवीय कहते हैं। देखिए दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये अन्य कारक में क्या क्या है। पहला है स्थलाकृति, दूसरा है जैव पदार्थों की भूमिका, और तीसरा इसमें हो जाता है मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। यानी कि स्थल तो रहेगा ही मृदा के निर्माण में, जैव पदार्थ तो रहेगा, और मृदा निर्माण में जो आखिर कितना समय लगा। ठीक है। ये तीन बातें जो है ये मृदा निर्माण के अन्य कारक जो होता है उसमें प्रभावित करती है। ठीक है। आगे है हमारे भारत में जलोढ़ मृदा, काली लाल लेटेराइट मरुस्थलीय पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यानी कि हम लोग का भारत में दोस्तों वो कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी कि हम लोग का भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। आगे दोस्तों मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन का दोस्तों अर्थ होता है काटना, और छिन्नता मृदा के लिए दो मुख्य का खतरे हैं। यानी कि काटना और कमजोर करना मृदा के दो मुख्य कारण हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ट्रैक्टर से जो कि भूमि हम लोग मृदा को यानी कोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कोड़ने से में मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है ना वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। और उससे क्या होता है कि फसल जो है ना उसकी पैदावार की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। इसमें हम लोग का दो कारक हो जाता है। ठीक है। पहला मानवीय कारक और दूसरा हो जाता है हम लोग का प्राकृतिक कारक। ठीक है। दो कारक होता है, एक एक मानवीय कारक और दूसरा प्राकृतिक कारक। एक क्या होता है कि मानव स्वयं अपने हाथों से ट्रैक्टर वगैरह तो चलाता है तो मिट्टी की खुदाई करता है। ठीक है। और प्राकृतिक कारक में क्या होता है बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो क्या करती है मिट्टी जो है वो पूरा ज़मीन के अंदर घिसोड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी बारिश का प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि वो
मिट्टी को क्षतिग्रस्त करते हुए क्या होता है, फाड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, देखते हैं क्या क्या है। मृदा निर्माण यानी कि मृदा निम्नीकरण सहायक कारक, यानी कि मृदा जो निम्नीकरण होता है उसमें सहायक कारक 7 कारक है। ठीक है, जिससे कि मृदा का जो निम्नीकरण होता है, पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है अतिचारण, तीसरा कारक क्या हो जाएगा इसमें, रासायनिक उर्वरक, चौथा हो जाएगा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और पांचवा हो जाएगा वर्षा दोहन, छठा है भूस्खलन, और सातवां हो जाता है बाढ़। देखिए दोस्तों, ये सब क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण का जो कारक हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक छोटा सा नोट दिया है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिर निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया साफ साफ, मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप में गिरावट आना। यानी कि मृदा जो होता है, मिट्टी, उसमें क्या होता है, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब में अगर कमी आ जाता है तो उसी को हम लोग निम्नीकरण कहते हैं। यहाँ से लेकर सिंपल भाषा में क्या होता है कि मृदा की मिट्टी में जो है कमी का कौन कौन सा कारक है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरा इसका नाम हो जाता है मृदा की यानी कि मिट्टी की कमी में कौन कौन सा, यानी 7 कारण है जिससे कि मिट्टी का गुण में कमी आता है। ठीक है, अगला आ जाता है मृदा संरक्षण। ठीक है, इसमें हम लोग का टॉपिक यानी कि इसमें मृदा संरक्षण में होता है, पहला टॉपिक होता है मल्च बनाना। मल्च का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आखिर ये मल्च क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, पौधे के बीच अनावृत भूमि जो खुला हो। ठीक है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल, नया एवं मुलायम पत्ता, प्रवाल का अर्थ है दोस्तों नया एवं मुलायम पत्ता। ठीक है, से ढक दी जाती है, इसमें मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ हो गया कि दोस्तों अनावृत भूमि जो खुला हो, यानी कि क्या होता है कि बारिश के मौसम में भूमि, बारिश के मौसम में से कि भूमि है। ठीक है, बारिश जब हुआ तो वर्षा का बूंद इस भूमि पे पड़ेगी ही, तो होता क्या है कि हम लोग नया एवं मुलायम पत्ता से क्या होता है, हम लोग भूमि को ढक देते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग का क्या होता है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है दोस्तों, इससे हम लोग का मिट्टी का गुणवत्ता सुरक्षित रहती है और फसल जो है वो अच्छा हम लोग का मिलता है। अगर हम लोग ये भूमि पर फसल हम लोग उगाएंगे तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, यही होगा हम लोग का मल्च बनाना, इसी प्रकार का हम लोग मल्च बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाता है वेदिका फार्म। ठीक है, वेदिका फार्म क्या होता है दोस्तों, चौड़े समतल सोपान, सोपान का अर्थ आता है दोस्तों सीधा। ठीक है, अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सात फसल उगाने के लिए हो जाए, इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम इसका क्या है। डायग्राम तो दिया नहीं है दोस्तों, देखिए क्या होता है, एक मिनट। एक मिनट, हाँ देखिए दोस्तों, वेदिका फॉर्म होता है किस प्रकार, मैं बताता हूँ। ये देखिए डायग्राम से, इस प्रकार क्या होता है, सीढ़ी नुमा रचना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे को उगाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के जगह पर होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि पौधे को हम लोग चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढाल पर बनाते हैं ताकि सपाट सतह, ये जो सतह है दोस्तों, इस सपाट है। ठीक है, सपाट सतह क्या होता है, फसल को उगने के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि हम लोग ढलान टाइप का बनाते हैं। ठीक है, ढलान टाइप का बनाते हैं, अगर बारिश वगैरह का जो पानी होता है क्या होता है, इस पे हल्का 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 जम जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल बहुत अच्छा होता है और इसकी पैदावार जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यही हम लोग का हो जाता है वेदिका फार्म। ठीक है, समझ गए। आइए हम आगे देखते हैं। अगला हो जाता है
समोच्च यानी कि समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी कि मैंने अभी वेदिका फॉर्म बताया ना दोस्तों, वेदिका फॉर्म ठीक उसी प्रकार होता है। देखिए बताता है एक डायग्राम के माध्यम से। इसकी जो लेयर होती है थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रैक्टर होता है, ठीक है, जो कि ये फर्स्ट पानी इसमें डाल रहा है, ठीक है दोस्तों। यही हम लोग का क्या होता है, समोच्च रेखीय जुताई। इसी में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का फसल उगाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार वेदिका फार्म और ये जो समोच्च रेखीय जुताई है ना, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है दोस्तों। वेदिका फॉर्म क्या होता है, ढलान होता है, इसमें ढलान नहीं होता, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, रक्षक मेल खाएं। यानी कि मेल खाएं क्या होता है, रक्षक मेल खाएं। तटीय प्रदेशों यानी जहाँ समुद्री जगह है ये दोस्तों, ठीक है। शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि वृक्ष आवरण को बचाया जा सके। यानी कि इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे। रक्षक मेखला का अर्थ होता है दोस्तों, देखिए ये भूमि है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा, ये पेड़ हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि तटीय शुष्क प्रदेशों में पवन की गति जब आती है, वृक्ष पर कतारों में लगती है, तो क्या होता है, इसकी जो ताकी होती है ना, मृदा अपरदन को बचाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये जो बीच का जो लेयर हम लोग देखते हैं, बीच का भाग, ठीक है, यही दोनों मिलके क्या होता है, इस बीच की भाग, यानी कि देखिए जहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा ना, यहाँ पे पेड़ का जड़ है, ठीक है, ये जड़ हुआ। तो यहाँ से लेकर मिट्टी का तो बचाव हो ही गया, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका बीच के पार्ट को क्या होता है, ये वृक्ष की जो है ना, ये लहरें, ये उसको बचाती है, ठीक है। यही हम लोग का क्या होता है, रक्षक मेल खाएं। यानी कि देखिए यहाँ बोला गया है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए क्या होता है, यानी कि पवन की गति को रोकने के लिए हम लोग का क्या होता है, उसी प्रकार यानी कतारों में हम लोग को पौधे लगाना पड़ता है, पेड़ पौधे, ठीक है। उससे क्या होता है, मृदा का भी जो है परिवर्तन आता है, मृदा में भी बहुत प्रकार का परिवर्तन आता है। पवन की गति को हम लोग उसके प्रकार के रोक सकते हैं, ठीक है। अगला हो जाता है हम लोग का समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होता है, चलिए देखते हैं। समोच्च रेखाओं पर रुधिकरण बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि घास, मृदा और पत्थर का उपयोग हम लोग करके क्या होता है, एक प्रकार गड्ढा बनाते हैं इस प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या होता है, मृदा को जब बाढ़ वगैरह, जब बारिश का पानी एकत्र इसमें होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें मिट्टी जम जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का जो इससे यानी कि मिट्टी की यानी कि बाढ़ का पानी जब आता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति उसमें ज़्यादा होता है। यही मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फसल को उगाने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों चट्टान बाद। आइए जानते हैं चट्टान बाद क्या होता है, इसी का भाग हो गया। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की सुरक्षा और मृदा की रक्षा करता है, ठीक है। चट्टान प्रभाव ने समझे, चट्टान बांध
जैसे कि ये सड़क हो गया, क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला लेयर डाल देते हैं चट्टान का। यहाँ से बारिश का पानी आया, ज़मीन पे आते हैं तो यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पे भी एक लेयर बना दिए। क्या होता है कि ये पानी जो है ना दोस्तों, इसी में सीमित होकर रह जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग नालियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और पानी जो है ज़्यादा नाली में नहीं जाता है। अगर ज़्यादा नाली में पानी जाएगा तो क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और नाली का क्या होता है, पानी सड़क पे आ जाता है, जिससे कि नाली गंदगी अगर नाली में रहेगा तो कचरा वगैरह वो नाला का सारा वो क्या होता है, फर्श पे नहीं सड़क पे आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का हो जाता है बीज की फसल उगाना। टॉपिक नहीं, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाते हैं। यानी कि कहने का इसका अर्थ हुआ कि बारिश के मौसम में क्या होता है, हम लोग विभिन्न प्रकार का जो फसल कतार में लगाते हैं, उससे क्या होता है कि कतार में उगाई जाती है। और क्या होता है कि फसल की जो सुरक्षा होती है, बारिश का पानी जब आएगा तो क्या होगा कि फसल पे पड़ेगा तो क्या होगा कि ये पौधा इसको सपोर्ट करेगा, और ये पौधा इसको सपोर्ट करेगा, ये पौधा इसको सपोर्ट करेगा। और होगा क्या कि हम लोग का फसल का जो एक प्रकार का रक्षा हो जाएगा, रक्षा कवच, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा नोट दिया है, आप लोग नोट कीजिएगा। वर्ष 1970 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। कहने का इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों 1970 में क्या होता था कि मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितना होता था, 3,850 घन प्रति वर्ष किलोमीटर, यानी कि वर्ष में, ठीक है। और 2000 आते आते क्या हुआ, ये 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो रहा है। यानी कि एक वर्ष में इतना होता था 1970 में, और अभी क्या होता है कि एक वर्ष में इतना होने लगा है, ठीक है। देखते हैं जल का कितना कमी हो गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोला था ना वेदिका फॉर्म में बताऊंगा। ये वेदिका फॉर्म है जो मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया था, ठीक है। और ये हो जाता है समोच्च रेखीय की जुताई, ठीक है। हल्का हल्का जो वेदिका फॉर्म के जैसा ही ये दिखाई देता है ना। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होता है, जल, ठीक है। पहले जानिए कि जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। पहला टॉपिक आप लोग नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यानी कि 3.5 अरब वर्ष पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का मानव जीवन कहाँ पे, आखिर हम लोग जल से ही जो है हम लोग जन्मे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग महासागर के जल में ही जीवन पनपा है। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए है। यानी कि महासागर इतना बड़ा है कि पृथ्वी का क्या होता है, 2/3 भाग ढका हुआ है, ठीक है। और लवण जल केवल 2.7% है। 70% बर्फ की चादर हिमानियों के रूप में अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों और लवण जल जो है वो 2.5% है, परंतु इसी में क्या होता है कि 70% जो है हम लोग का बर्फ का चादर से ढका हुआ है, और अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। ये सब इनकी 70% का रूप जो है वो चादर के रूप में है, अटलांटिक महासागर में है, सॉरी तो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में, और पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत में पाया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा नोट हम लोग का यहाँ दिया हुआ है, नोट करके, वो है एक टपकता जल। यानी कि एक टपकता नल जो है वर्ष में
1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आप लोग एक नल जैसे बनाइएगा, ठीक है। ये नल टपक रहा है, टप 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 कर रहा है। ये क्या होता है, एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके जल आप लोग कम व्यर्थ करें, ठीक है। उपयोग के अनुसार ही जल को व्यर्थ करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। अगला हम लोग का जो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यह जल चक्र कहते हैं इसको। यानी कि जल चक्र हम लोग किसको कहते हैं, वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा जो निरंतर होती है उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी गति को हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन का स्तर है। कहने का दोस्तों इसका अर्थ ये हो गया कि जल की कमी के कारण क्या होता है, बहुत सारा देश में सूखा पड़ गया है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या हो गया, भोजन हो गया, नकदी फसल हो गया, बहुत सारा मांग हो गया और नगरीकरण हो गया। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सब जितनी प्रक्रियाएं क्या दोस्तों हम लोग का जल की आई कमी में बाधा का रूप ले रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जल को उतना ही व्यर्थ करें जितना आवश्यकता आपको हो, ठीक है, अन्यथा ना करें। जल संसाधन अगला टॉपिक हो जाता है दोस्तों इसमें, जल संसाधन का संरक्षण, ठीक है। कहता है कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचने एक बड़ी समस्या बन गई है। यानी कि आजकल क्या होता है, आए दिन वर्तमान जीवन में शुद्ध जल जो पीना जो है एक आदमी का सपना ही बन गया है, क्योंकि जल की हम लोग का मात्रा बहुत कम होती है और जितने भी जल क्या होते हैं वो सारे जल प्रदूषित हो जाती और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आइए देखते हैं ये समस्या कौन कौन सी है। इनका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है। कहने का इसका अर्थ होता है कि इसका अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग हम लोग करने लगते हैं जल को तो क्या होता है, वो प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है कि जल को हम लोग ज़्यादा उपयोग ना करके उसको अनुपयोगों में ले आते हैं, ठीक है। और अशोषित या आंशिक रूप से शोषित वाहित जल का हम लोग उपयोग करने लगते हैं। और तीसरा हम लोग का इसमें आ जाता है कि कृषि रसायनों का विसर्जन हो जाता है। और चौथा हो जाता है कि जल निकायों में औद्योगिक वाष्प, ठीक है। ये सब हम लोग का कारक हो जाता है आखिर जल संरक्षण का, ठीक है दोस्तों। 4 कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी विधि हो जाती है इसमें जल संरक्षण में कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पंप करना चाहिए। यानी कि क्या होता है कि जब हम लोग खेत में पानी पटाते हैं तो क्या होता है कि पानी का कुछ कुछ बूंद जमीन पे गिरते जाता है, जिससे जल व्यर्थ होता है और कुछ कुछ जल जो होता है खेतों में पड़ते जाता है। हम लोग का क्या होता है कि पंप जो होता है ना, पानी का पंप जिससे हम लोग खेत पटाते हैं, उसमें क्या होता है उसको अच्छे से बांध वगैरह करके रखनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक होता है रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्पीकरणों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होगा। देखिए देखो, स्पीकरणों का अर्थ हो जाता है कि हम लोग का क्या होता है खेतों में फुहारा मार के जो अगर हम लोग खेत का पटाएं फुहारा मार के, तो इससे क्या होगा कि जल का जो कमी होगा वो बहुत कम जल में ही क्या होगा हम लोग का खेत अच्छे से
सिंचाई हो जाएगी जल की, ठीक है। अगला हो जाता है तीसरा है इसमें वाष्पीकरण की कमी से दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग करें। यानी कि क्या होता है दोस्तों, अधिक वाष्पीकरण से क्या होता है, शुष्क प्रदेशों जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ पे क्या बोलता है, ड्रिप अथवा टपकन विधि, यानी कि नल का कोई पाइप क्या होता है खोल दे और उसको टप टप करके सिंचाई करे, ताकि जल जो है वो एक सीमित मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो करके खेतों की सिंचाई कर सके और इससे जल की बर्बादी बहुत कम होगी, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग का यहाँ नोट दिया है, कहता है जल बाजार क्या है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.2 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का पॉइंट दिया है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिलकीकरण। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि बीच बीच में क्या होता है कि नल का पानी पाइप लगा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ बीच बीच में पाइप लगा दिया है और क्या होता है कि फुहारा मार के खेतों की सिंचाई की जा रही है। इससे क्या होता है कि जल जो है बहुत कम मात्रा में व्यर्थ होता है और इससे पूरा खेत की सिंचाई आराम से हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या था, टपकन विधि, ठीक है। यहाँ एक और नोट दिया है, कहता है जल का संग्रह करना और विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जल का संग्रह और विभिन्न उत्पादों में जब हम लोग प्रयोग ले आते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रह कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्राकृतिक जीव के बारे में तो बहुत प्रकार देखा कुछ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग देख करके पॉइंट बना के लिखिएगा। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, ठीक है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। ये 2 बार लिखा गया, ठीक है दोस्तों, एक बार ही लिखिएगा, ठीक है आप लोग। अगला है रेशम कीटनाशकों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूश के पेड़ों पर पाले जाते हैं। देखिए रेशम आप लोगों ने देखा होगा कि रेशम का धागा वगैरह स्वेटर वगैरह में आप लोग पहना होगा, वो क्या होता है, रेशम का कीड़ा से बनता है, ठीक है। देखिए रेशम का कीड़ा कैसा होता है, रेशम कीट, ठीक है। सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंध और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग पारितंत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि सभी जीव क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग वन्य जीव के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, जंतु आता है, पक्षी आता है, कीट, जलीय जीव आते हैं और इनसे हम लोग का क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के चीजें प्राप्त होती है, जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, खाल हो गया और ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। ये दोस्तों किलकिला, जिसको कि हम लोग किंग फिशर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला एक पॉइंट यहाँ पे छोटा सा दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक यानी कि एस्प्रिन अथवा डिवोप्रोफेक जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है कि प्रकार का केमिकल का उपयोग करके बहुत सारे जीवों का क्या होता है, पीड़ानाशक से बचाया जाता है। परंतु होता था क्या कि अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाता था, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि इसका यानी कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता था कि इससे किडनी जो है, यानी कि गिद्ध का किडनी क्या होता था, खराब हो जाता है और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर
प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे थे तथा आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे थे। यानी कि एक ऐसा समय आया कि हम लोग का दोस्तों कि गिद्ध जो है आसमान में देखना ही बंद हो गया। ठीक है, ये दोनों केमिकल के माध्यम से डिक्लोफिनेक और एस्पिप्रिन और जिसको कि हम लोग बोलते हैं इब्रू यानी कि इबोप्रोफेन। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़िएगा प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया वन, घास स्थल, गुल्प गुल्म यानी कि झाड़ी कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, और चौथा हो जाता है टुंड्र यानी कि बर्फीली स्थान। ठीक है, आगे आप लोग स्टार पॉइंट मार के लिखिएगा शीत ध्रुवीय प्रदेशों में ट्रुंड वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगाए जाते हैं उगते हैं। ठीक है, पौधे की जड़ें गहरी होती है यानी कि कटीली झाड़ियाँ में क्या होता है दोस्तों कि पौधे की जड़ें क्या होती है, गहरी होती है और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश से जो पौधे खाना बनाते हैं क्या होता है, इसमें कांटेदार झाड़ियाँ होती है। इसी की मदद से पौधे अपना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पुनः पूरी करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, कहता है कि जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप यानी कि बाधा के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यानी कि जलवायु में परिवर्तन और मानव के जो बाधा आ रही है उससे क्या होता है कि बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक आवास क्या होता है वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के लुप्त होने का कारण यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जो हम लोग का आए दिन लुप्त हो रहे हैं उसका क्या क्या कारण है। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है दानावल, तीसरा है जंगल में लगने वाला आग, चौथा है भूस्खलन, तीसरा है निर्माण कार्य, चौथा है मृदा प्रदन। यानी कि 6 कारण हो जाता है हम लोग का प्राकृतिक वनस्पति के लुप्त होने के कारण। और भी बहुत सारे कारण होता है। क्या होता है कि जंगल में विभिन्न प्रकार का शिकारी आता है, वो बाघ शेर सबको मार के उसकी जितने भी अंग होती है उसको क्या होता है मार्केट में उसको बेच देता है जिससे वो अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे भी हम लोग का प्राकृतिक वनस्पति का क्या होता है ह्रास हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा ही मुश्किल से 2 से 3 स्लाइड बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों एक ऐसा प्रकार का संस्थान है जो कि जैव मंडल और नीचे हमारी प्राकृतिक और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला होता है यहाँ इसमें जैव मंडल चयन। जैव मंडल चयन में होता है यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यानी कि ये एक प्रकार का जैव मंडल क्या होता है नेटवर्क का क्षेत्र होता है जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु को रक्षा करने के लिए एक प्रकार का श्रृंखला बनाया गया है। ठीक है,
अगला है राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो संख्या दोस्तों वो 106 है। पहली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 ब्रिटिश शासन ने बनाया था 1936 में, जिसका नाम था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये किताब में दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी संख्या 573 है। यानी कि 2023 के अनुसार अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय वन्य जीव यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वो 573 हो जाती है, जिसमें कि भीम बांध बिहार का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। अगला है जैव मंडल निश्चय। पहले जैव मंडल निश्चय नीलगिरी जैव मंडल, पहली जो जैव मंडल है वो नीलगिरी जैव मंडल, ये 1986 में बनाया गया था और इसमें कितना संख्या है? 18 संख्या है। ठीक है कुल। चलिए दोस्तों, अगला है एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES, जिसको कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरेस्टेड स्पीसीज ऑफ पाइलेट्स फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी। यानी कि दोस्तों एक प्रकार का ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, जो कि पशुओं के लिए बनाया गया था। इसके उद्देश्य में क्या होता है कि प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि ये जो CITES जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर आप लोग किसी भी पशु पक्षी जानवर का व्यापार अगर आप लोग करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा? मुकदमा किया जाएगा, आप पे ऊपर दर्जा यानी कोर्ट लगाया गया और आपको पुलिस भी पकड़ के लेके जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कानून के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी या वनस्पति जंगल में प्राणी जातियों के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1970 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समझौता सदस्य 184 था इसमें। इसका उद्देश्य क्या था कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, और इसमें मुख्यतः पशु जो है 5000 थे और पौधे जो है ये 28,000 थे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, काजीरंगा में क्या होता है, हाथियों का झुंड है। ये चिलचोला का झुंड है। ठीक है, चितलो, जिसको चितलो बोलते हैं, ये ब्लैक बक है जो कि बहुत कम ही दिखाई पड़ता है हम लोगों को। शायद आप लोगों ने कोई बच्चे अगर होंगे तो उसने ब्लैक बक को देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है, जिसे हम लोग काला हिरन भी बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग फर्स्ट चैप्टर इसका क्या था, संसाधन, फर्स्ट चैप्टर इसका संसाधन था, मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है। जाके आप लोग पहले वो 2 वीडियो देख ले। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा क्लास है, अगला क्लास में क्या आएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लेके आएंगे। अगर आपको ये क्लास करने में किसी प्रकार की असुविधा हुई होगी या कोई टॉपिक समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई होगी तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर हमको कमेंट सेक्शन में आप हमको SMS कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरी प्रकार की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। ये चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।